हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। मैं गवर्नमेंट शाकंभर पीजी कॉलेज सामरलेख में बॉटनी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको अपना व्याख्यान सीड डॉर्मेंसी भी देने जा रहा हूँ। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है? सामान्यतः पादप के जीवन चक्र में कोई भी ऐसी अवस्था जिसमें सक्रिय वृद्धि अस्थायी तौर पर रुक गई डोरमेंसी कहलाती है। अधिकांश स्त्री पादप कभी न कभी जो है डोरमेंसी से गुजरते हैं। कई पादपों में यह बीजाणु के रूप में होती है। उच्च वर्ग में अनेक पादपों में विश्रामी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो ट्यूबर्स होते हैं, बल्ब होते हैं, राइजोम होते हैं आदि। लगभग सभी आवृतबीजियों की बीज एवं कलिकाओं में जो है डोरमेंसी पाई जाती है। पुष्पीय पादपों में बीज पादप विकास के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ व विलक्षण उपलब्धि मानी जा सकती है। बीज वातावरणीय परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रतिरोधी संरचना है, जिसमें पादप सूक्ष्म भ्रूणी अवस्था में एक विशेष कठोर रक्षी आवरण बीज चोल से ढका रहता है। बीजों की संरचना इस प्रकार की होती है कि अनेक वर्षों तक बिना क्षति के पादप भ्रूण इसमें सुरक्षित रह सकता है तथा अंकुरण के समय इसमें संग्रहित पदार्थ भ्रूण के विकास एवं सीडलिंग की वृद्धि में सहायता करते हैं। सीड डोरमेंसी क्या होती है? अधिकांशतः पादपों के बीज अंकुरण के लिए फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर है, लाइट है इत्यादि के मिलने पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं और सीडलिंग्स का निर्माण करते हैं। अनेक पादपों के जो बीज हैं वो वायबल होते हुए भी फेवरेबल कंडीशंस के मिलने के बावजूद भी अंकुरित नहीं होते हैं। कुछ पादपों में तो बीजांकुरण जो है कई महीनों या सालों तक निलंबित हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है। बीजों की ऐसी अवस्था जिसमें जर्मिनेशन हेतु सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रेजेंट हो और इसके बावजूद भी वो जर्मिनेट नहीं हो, तो ये अवस्था बीजों की जो है सीड डोरमेंसी कहलाती है। सीड डोरमेंसी इंटरनल फैक्टर द्वारा नियंत्रित और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है इसके द्वारा आरोपित वृद्धि का अस्थायी निलंबन है, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। यह पादप की लाक्षणिक परिवर्तन के रिवर्सिबल इंटरप्शन में मदद करता है। डोरमेंसी बीज की आंतरिक कारण अथवा परिस्थिति के कारण होती है। इसे जो है इन्नेट डोरमेंसी या प्राइमरी डोरमेंसी भी इसको हम कहते हैं। Seed dormancy is defined as a state in which seeds are prevented from germinating even under environmental conditions normally favorable for germination. Or seed dormancy is the internal or innate inhibition of germination of otherwise normal or viable seeds even when present under most favorable conditions required for its germination. First of all, I would like to tell you what is seed. Seed are the beginnings of a new plant. From the seed, new plants grow. However, they do not start to grow until they receive the thing they need to grow, such as adequate soil, water, and sunlight. When seeds receive the things need to grow, it is called germination. All seeds are different and unique and require different conditions to germinate. However, most seeds have three main parts in common: the seed coat, endosperm, and embryo. अब मैं आपको सीड डोरमेंसी क्या होती है, उसके कॉजेज और उसके ब्रेकडाउन। तो अभी आपको मैंने सीड डोरमेंसी के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके कॉजेज क्या है और किस प्रकार को हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके विपरीत शांत अवस्था वह स्थिति होती है जिसमें अंकुरण हेतु उपयुक्त वातावरण या कारक उपलब्ध न होने के कारण बीज अंकुरण नहीं हो पाता। यह जो है एक्सटर्नल फैक्टर यह परिस्थितियों के कारण होती है। इसे हम सेकेंडरी डोरमेंसी या इम्पोज्ड डोरमेंसी भी हम कहते हैं। अधिकांश बीज ड्राइंग या हिमकारी ताप यानी माइनस में जो है को सरलतापूर्वक झेल सकते हैं। ऐसी बीज जो है वो ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहलाते हैं। सामान्यतः डोरमेंसी बीजों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने में मदद करती है। कॉजेज ऑफ सीड डोरमेंसी। अब मैं आपको जो है सीड डोरमेंसी के कारण बताऊंगा। बीजों में डोरमेंसी अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे बीजों की संरचना के कारण, बीजों की फिजियोलॉजिकल कारण और या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी जो डोरमेंसी है इसके बारे में बताऊंगा। बीज के अंतर्निहित कारणों से
सीड जर्मिनेशन का जो डिले होना है वो प्राइमरी सीड डोरमेंसी कहलाती है। ये बहुत सारे कारण हैं इसमें, जैसे बीजाणु का यानी फल वृद्धि का कारण इसमें हो सकता है, भ्रूण की अवस्था के कारण हो सकता है, विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताओं के कारण हो सकता है, बीजों में अंकुरण दमनकों की उपस्थिति के कारण यानी जर्मिनेशन इनहिबिटर्स की उपस्थिति के कारण, निम्न तापमान की आवश्यकता के कारण, और प्रकाश और तापमान का सम्मिति प्रभाव, ये भी इसका कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा डोरमेंसी ड्यू टू सीड गॉड और फ्रूट वॉल। बीजों के परिवर्धन एवं परिपक्व के दौरान बीज में विभिन्न परिवर्तन होते हैं जो बीजों को विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में मदद करते हैं। अनेक बार यही परिवर्तन कभी कभी जो है अंकुरण में अवरोधक भी बन जाते हैं। बीजों में विभिन्न जो न्यूट्रिटिव पदार्थ हैं जैसे कि मंड है, प्रोटीन है, शर्करा है इत्यादि संग्रहित होते हैं तथा जल की मात्रा बहुत कम होती है। बीज व बीज चोल की संरचना के कारण जल, वायु इत्यादि भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, अतः अंकुरण प्रभावित होता है। बीजाणु तथा अन्य आवरणों के प्रभाव के कारण जो है 5 प्रकार से प्रसुप्ति को प्रभावी बनाते हैं। जैसे सबसे पहले है इम्परमेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी अनेक पादपों के बीजों में लिग्निन, मोम, वशीय पदार्थों अन्य जो पॉलीसेकेराइड्स है इनका बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण जो है ये जल के लिए जो है इम्परमेबल हो जाती है। जल अंकुरण की प्राथमिक आवश्यकता है, अतः जल अगर उपलब्ध नहीं होगा तो इस अवस्था में बीज अंकुरित नहीं होगा। कुछ पादपों में फल की संरचना भी बीज प्रसुप्ति में सीड डोरमेंसी में मदद करती है। उदाहरण के लिए पवित्र कमल की फल भित्ति इस प्रकार की होती है कि जल इसमें किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर पाता जब तक कि फल भित्ति को तोड़ा न जाए, तथा इसमें बीज का बीज चौल भी स्थूलित होता है, अतः वर्षों तक इसमें अंकुरण पॉसिबल नहीं है। लेगुमेसी के कई प्लांट्स ऐसे हैं, मालवेसी और लेबिटी कुल के कुछ सदस्यों में जो सीड कोट होता है वो भी वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं, जैसे कि आपके ट्राइफोलियम है, एल्फाल्फा है इत्यादि। इनमें जल जो है वो हैलम से ही प्रवेश करता है, जो सामान्य परिस्थिति में प्लग द्वारा अवरुद्ध होता है, जो विशिष्ट परिस्थितियों में इसमें हट सकता है। कालांतर में बीज में कवकों और जीवाणु के संक्रमण आग के कारण बीज चोल व स्फुटनशील फलों में फल भित्ति नरम हो जाती है तथा अंकुरण संभव होता है। उदाहरण के लिए मेलीलोटस, ट्राइगोनेला इत्यादि। ल्यूपिनस आर्बोरियस में जल अवशोषण आर्द्रता वाल्व के द्वारा नियंत्रित होता है, अतः जल अक्षत बीज में से भीतर प्रवेश नहीं कर पाता तथा केवल जो है वो हैलम से ही जल भीतर प्रवेश कर पाता है। जब वायु में अधिक आर्द्रता होती है तो नाभिक की कोशिका जल अवशोषण से फूल जाती है और नाभिक वाले प्रवेश मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। दूसरा है इम्परमेबिलिटी ऑफ टू गैसेस, यानी गैसों के प्रति अपारगम्यता। अनेक पादपों में बीज जल के लिए तो परमेबल होते हैं परंतु वायु के लिए जो है वो इम्परमेबल होते हैं। सामान्यतः बीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में से किसी एक गैस के लिए अपारगम्य होते हैं। उदाहरण के लिए जेंथियम जेंथियम पेनिल सिल्वेनिकम बीज में ऑक्सीजन के लिए पारगम्यता बहुत कम होती है। जेंथियम के फल में 2 बीज होते हैं, इनमें से एक ऊपरी बीज की ऑक्सीजन के लिए अल्प पारगम्यता के कारण डोरमेंट होता है, अतः भ्रूण में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण अंकुरण नहीं होता। बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने पर बीज डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार की प्रसुप्त अवस्था जो है घास वर्ग और कंपोजिटी कुल के बीजों में पाई जाती है। सफेद सरसों यानी साइनेपिस एल्बा में प्रसुप्ति जो है संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपारगम्यता कारण होती है। अनेक बीजों में अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाने के कारण जो है नेक्रोसिस हो जाता है और यह जो है संदमक बन जाते हैं। इसके बाद है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। अनेक पादपों में बीज चोल बहुत सख्त और कठोर होता है, इस कारण अंकुरित भ्रूण का मूलांकुर उसको भेदकर बाहर नहीं निकल पाता। अनेक पादपों में यह प्रसुप्त अवस्था का एक मुख्य कारक होता है। उदाहरण के लिए कैप्सुला, सख्त लिग्निफाइड बीज चोल युक्त दृढ़ फल जो नट्स होते हैं, इसी प्रकार के फल है। कुछ पादपों के जैसे लेटुस में भ्रूण पोष जैसे मृत्यु के भाग के कारण भी भ्रूण को फैलने के लिए स्थान नहीं मिल पाता तथा अंकुरण संदमित हो जाता है। इसके अलावा है आपकी वृद्धि संदमकों का उत्पादन एवं धारणा। अनेक बीजों में वृद्धि संदमक पाए जाते हैं जो बीज चोल में से बाहर नहीं निकल पाते। उदाहरण के लिए जैंथी में उपस्थित संदमक भ्रूण में से बाहर आ जाते हैं परंतु बीज चोल में से नहीं निकल पाते, अतः अंकुरण नहीं हो पाता है।
अनेक पादपों की फल वृद्धि तथा अथवा बीज चोल में उच्च सांद्रता के जो वृद्धि संदमक है, ग्रोथ इनहिबिटर्स है, वो पाए जाते हैं जो भ्रूण की वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं। आमतौर पर जो है एब्सिसिक अम्ल जो है इनहिबिटर्स के रूप में बीजों के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी है डोर्मेंसी ड्यू टू स्टेट ऑफ एम्ब्रियो। अनेक पादपों में बाहरी कारक अर्थात बीज चोल भ्रूणपोष या फलवृद्धि का कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु भ्रूण की अवस्था ऐसी होती है कि वह विकसित नहीं हो पाता। जैसे वन है अर्ध विकसित भ्रूण की उपस्थिति। अनेक पादपों में परिपक्व बीज में भ्रूण अल्प विकसित यानी रूडिमेंट्री या अर्ध विकसित होते हैं, जैसे कि ऑर्किडेसी और ओरोबैंकेसी के सदस्य। तथा एनिमोन में इनमें भ्रूण की विकास दर आसपास की कोशिकाओं से कम होती है, अतः बीजों की प्रकीर्णन के समय भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो अल्प विकसित हो जाता है। ऐसे कुछ बीजों में भ्रूण का विकास प्रसुप्त काल के दौरान होता है तथा बाद में अंकुरण हो सकता है। तीसरा है एम्ब्रियो नीडिंग आफ्टर राइपनिंग। अनेक पादपों में भ्रूण एम्ब्रियो जो है पूर्ण विकसित होने के बावजूद पुनः वृद्धि प्रारंभ नहीं कर पाती, जैसे सेव, मटर, चेरी इत्यादि में। इनमें बीज चूल हटाने पर भी अंकुरण नहीं होता। ये भ्रूण फिजियोलॉजिकली स्तर पर वृद्धि के लिए तैयार नहीं होते। इन्हें निम्न तापमान, नम, खुले हवादार स्थान में रखने के बाद ही अंकुरण हो पाता है। यह प्रक्रिया जो है आफ्टर राइपनिंग या स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है, जिसमें प्रसुप्त भ्रूण में अनेक शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, वो वृद्धि के लिए तैयार होते हैं। तीसरा है इसमें ड्यू टू अदर रीजंस। अनेक पादपों में भ्रूण बीजों में पूरी तरह से विकसित होता है, परंतु अन्य कारणों से अंकुरित नहीं हो पाता। लेट्यूसी में भ्रूण पूर्ण विकसित होता है, परंतु भ्रूण कोश के चारों ओर इसे घेरे रहता है तथा इसकी मोटी भित्ति युक्त होने के कारण भ्रूण बाहर नहीं आ पाता। अनाज वर्ग के पौधों में जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, बीज परिपक्वन के एकदम बाद अंकुरित नहीं होते, परंतु कुछ समय बाद यानी इनकी वृद्धि काल के समय के आसपास ही अंकुरित होते हैं। संभव है कि भ्रूण पहले पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। तीसरा इसका मुख्य कारक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। अनेक बीजों से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आइसोलेशन किया गया, जिनमें से अनेक बीजांकुरण के लिए दमनकारी होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी सीक्रेट होते हैं जो बीजांकुरण को बढ़ावा भी देते हैं। ये पदार्थ कार्बनिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, टैनिन, एल्कलॉइड्स, असंतृप्त लैक्टोन, इंडोल, जिब्रेलिन तथा अमोनिया एवं साइनेट्स देने वाले पदार्थ व अन्य पदार्थ होते हैं। ये सभी उनकी प्रकृति के आधार पर वृद्धि रोक देते हैं अथवा बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर के बीज में फेरुलिक अम्ल पाया जाता है, जो भ्रूण की वृद्धि नहीं होने देता। इसके अतिरिक्त कुमेरिन, एब्सिसिन इत्यादि भी जो है नेचुरल संदमक है, जो बीजों में पाए जाते हैं। जयंती में पाया गया है कि प्रसूत अवस्था ऑक्सीजन की कमी की अपेक्षा भ्रूण में अंकुरण दमनक के कारण होती है, जो बीज सोल से बाहर नहीं निकल पाते। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शायद इसके निक्षलन या ऑक्सीकरण में मदद कर उसकी सांद्रता में कमी द्वारा अंकुरण में मदद करती है। चौथा है इसमें ड्यू टू सीड डोर्मेंसी ड्यू टू स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। कुछ पादपों में बीजांकुरण प्रकाश की अवधि उसकी गुणवत्ता व मात्रा पर निर्भर करता है। ये बीज फोटोब्लास्टिक सीड्स कहलाते हैं। इनमें कुछ पर पॉजिटिव प्रभाव होता है, ये पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, तथा जिनमें प्रकाश के कारण अंकुरण कम होता है उन्हें नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, डिजिटलिस पर्प्यूरिया, तमाकू, चिनोपोडियम रुब्रम जो है पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स हैं। इसके विपरीत नाइजेला है, साइलिन है इत्यादि जो है वो नेगेटिव फोटोप्लास्टिक पादप हैं। ये पादप सफेद प्रकाश में अंकुरित नहीं होते। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगों का अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। कुछ पादपों जैसे कि टमाटर, खीरा, लेटुस के बीज प्रकाश के प्रति संवेदी नहीं होते, अंधेरे में प्रकाश में समान रूप से अंकुरित होते हैं। साल्विया की दो प्रजातियों में बीज की उम्र का भी अंकुरण के लिए प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता पर अंतर पड़ता है। ये जल्दी ही प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशीलता खो देते हैं। कुछ अन्य पादपों में प्रकाश संवेदनशीलता 1 वर्ष तक ये अधिक काल के लिए रहती है। उदाहरण के लिए रोमेक्स। पांचवा है इसमें निम्न तापमान की आवश्यकता कारण ड्यू टू लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। अनेक पादपों में
बीजांकुरण के लिए कुछ काल तक निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एसर, सेब इत्यादि निम्न तापमान की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो सकती है। पादपों के बीजों का निम्न ताप यानी 0 से 5 डिग्री द्वारा जो है वर्नलाइजेशन कहलाता है। उपचार जो है वो वसंतीकरण कहलाता है तथा प्रसुप्त अवस्था तोड़ने में बहुत प्रभावी होता है। इससे अनेक पादपों में प्रसुप्ति काल समाप्त हो जाता है। बीजों को भिगोकर और निम्न तापमान पर रखने को जो है वो प्री चिलिंग भी हम कह सकते हैं। अनेक पादपों के बीज एक समान ताप पर रख देने मात्र से अंकुरित नहीं होते हैं। इन्हें लगभग जो है 5 से 15 डिग्री तक तापमान में बदलाव की आवश्यकता होती है, तब वे अंकुरित होते हैं। अरण्य में यह अंतर जो है लगभग 10 डिग्री से अधिक हो तो अंकुरण लगभग 90% होता है। छठा है इसमें प्रकाश और तापमान का सम्मिलित प्रभाव, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। गेंदा उच्च तापमान पर अंकुरित नहीं होता है। इन्हें अंकुरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु ये उच्च ताप के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकते। निम्न ताप पर प्रकाश में बीज अंकुरित हो जाते हैं, जबकि उसी ताप पर अंधेरे में अंकुरित नहीं होते। इन्हें अंकुरने के लिए निम्न ताप और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार लेपिडियम की एक प्रजाति में भी बुआई के 2 दिन बाद लाल प्रकाश द्वारा एलिमिनेशन यह 15 से 25 डिग्री तापमान दोनों की उपस्थिति में ही लगभग जो है 40% अंकुरण इसमें होता है। दूसरा है इसमें सेकेंडरी डोरमेंसी। अनेक पादपों के बीजों में अनुकूलन परिस्थितियों में प्रथमतः तो अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, परंतु किसी कारणवश वे अपनी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इसी प्रकार अंकुरण प्रक्रिया का थम जाना जो है सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाती है। कुछ पादपों में यह स्वतः ही बीजों में कुछ कार्यकी परिवर्तनों के कारण होता है। जैसे टेक्सास कभी कभी प्रथमतः अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर अंकुरण के लिए आवश्यक एक या अथवा अधिक परिस्थितियां अनुकूल प्रतीत नहीं होती अथवा अनुपस्थित होती है। उदाहरण के लिए नाइजेला लगातार प्रकाश में रखने पर अंकुरण नहीं होता है। इन्हें लंबे समय तक अंधकार में रखने पर इनमें अंकुरण हो जाता है, परंतु दीर्घ काल तक प्रकाश में रखने के बाद अंधकार में रखने पर अंकुरण नहीं होता। सेकेंडरी डोरमेंसी पर्यावरण में बीजों व पादपों के एस्टेब्लिशमेंट में सहायक होती है। प्रथम अंकुरण शुरू होने के पश्चात यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो बीज वापस जो है डोरमेंसी में प्रवेश कर जाता है। इससे भ्रूण अथवा भ्रूणकोश को कोई क्षति नहीं होती या न्यूनतम क्षति होती है। बाद में अनुकूल परिस्थिति में यही वापस अंकुरित हो जाते हैं। अनेक शीतकालीन एक वर्षीय पादप बीजों के प्रकीर्णन के बाद अनुकूल ताप न मिलने पर प्रसुप्त हो जाते हैं तथा गर्मी के मौसम के बाद शीतकाल के प्रारंभ में अंकुरित होते हैं। परंतु यदि ऐसा न हो सके तो अगले वर्ष यही प्रक्रिया दोबारा होती है, ये प्लांटेड बन जाते हैं। प्रसुप्ति का हार्मोन नियंत्रण, हार्मोन कंट्रोल डोमेंसी। बीजों में प्रसुप्ति विभिन्न कारणों से हो सकती है। इनमें पादप हार्मोन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें एब्सिसिलिक अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एब्सिसिक अम्ल का अन्य हार्मोन्स यथा IAA, GA तथा साथ संतुलित प्रसुप्ति को नियंत्रित करते हैं। बीजों में सामान्यतः प्रसुप्ति बीजों में उच्च ABA सांद्रता के साथ साथ IAA एवं GA की सांद्रता कम हो जाती है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ABA, IAA, GA की सांद्रता मान जो एब्सोल्यूट वैल्यू है की अपेक्षा उनकी आपसी अनुपात बीज प्रसुप्ति व बीजांकुरण को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में अपना लेक्चर यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।